नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में हर रोज नया सियासी तमाशा हो रहा है। अब शरद पवार द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रशंसा करने से लेकर शिवसेना नेताओं की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भेंट करने तक ऐसा लगता है कि राज्य की राजनीति विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के घटक दलों के बीच उलटफेर की ओर बढ़ती दिख रही है। महाविकास आघाड़ी और महायुति ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में डटकर एक दूसरे का मुकाबला किया था, लेकिन मुश्किलों से 3 महीने भी नहीं बीते हैं कि दोनों गठबंधनों में मतभेद उभर आए हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 288 में से 230 सीट जीतकर विजय हासिल की थी। पिछले वर्ष लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद अब मुंबई, पुणे और ठाणे समेत नगर निकाय चुनाव भी बड़े दांव वाली लड़ाई होंगी, जिसके लिए राज्य में पार्टियां कमर कस रही हैं। हाल में शिवसेना के नेताओं ने पिछले 2.5 महीने में कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री फडणवीस से भेंट की है। मुख्यमंत्री से आदित्य ठाकरे ने 2 बार, उद्धव ने 1 बार मुलाकात की है, जबकि अन्य वरिष्ठ शिवसेना नेताओं ने भी फडणवीस से अलग से भेंट की है। इससे पहले ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने फडणवीस की तीखी आलोचना की थी और उन पर शिंदे के जरिए 2022 में अविभाजित शिवसेना में विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस माह के प्रारंभ में फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से भी मुलाकात की थी, जिससे भाजपा और मनसे के बीच गठबंधन की चर्चा तेज हो गई थी। राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे ने दावा किया कि दोनों गठबंधनों की पार्टियां खासकर स्थानीय निकाय चुनावों से पहले दुश्मनों के साथ नजदीकियां बढ़ा रही हैं, क्योंकि स्थानीय चुनाव एक लघु विधानसभा चुनाव की तरह होगा। देशपांडे ने कहा कि वे सभी चीजों का आकलन कर रहे हैं। इस घटनाक्रम को हाव भाव के रूप में देखा जाना चाहिए और इससे कुछ भी बड़ा होने की उम्मीद नहीं है। वे अपने भागीदारों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ महायुति में फडणवीस और शिवसेना प्रमुख शिंदे के बीच मनमुटाव का दावा करता है। फडणवीस और शिंदे की भूमिकाएं 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद बदल गई हैं। पहले शिंदे मुख्यमंत्री थे और फडणवीस उप मुख्यमंत्री, लेकिन अब फडणवीस मुख्यमंत्री और शिंदे उप मुख्यमंत्री। भाजपा और शिवसेना के अलावा अजित पवार की अध्यक्षता वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति का तीसरा घटक है। स्पष्ट नजर आ रहे ताजा विवाद का ताजा कारण प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति रही है। भाजपा के गिरीश महाजन और राकांपा नेता आदित्य तटकरे को क्रमशः नासिक और रायगढ़ जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इस सूची में शिवसेना के मंत्री दादाजी भूसे और भरत गोगावाले का नाम नहीं था। नासिक और रायगढ़ के लिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर बाद में रोक लगा दी गई, क्योंकि शिवसेना ने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी। हालांकि कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना वाले एमबीए की भी समस्याएं कम नहीं है। यह ऐसे समय में हुआ है जब एमबीए के नेता, खासतौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कई नेता शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। बुधवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने नई दिल्ली में शिंदे को सम्मानित करने और मराठा योद्धा महादजी शिंदे के नाम पर स्थापित पुरस्कार से उन्हें सम्मानित करने के लिए राकांपा प्रमुख शरद पवार की आलोचना की। पवार ने तो शिंदे की प्रशंसा भी की, जिससे नाराज शिवसेना ने इसे एक विश्वासघाती और सम्मानित करने जैसा बताया। पवार द्वारा शिंदे को सम्मानित किए जाने के 2 दिन बाद दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी में चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। आदित्य ठाकरे ने राकांपा प्रमुख से भेंट नहीं की। शिवसेना के कई नेताओं ने खुले तौर पर सुझाव दिया है कि पार्टी को अकेले ही अपनी राह तय करनी चाहिए। मुंबई से सटी नवी पुलिस ने ऑटो रिक्शा चोरी के एक रैकेट का भंडा फोड़कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर आरोप है कि वह 1-2 नहीं बल्कि 18 ऑटो रिक्शा चुराया है, जिसे वह महाराष्ट्र के बुल्ढाना में ले जाकर बेच देता है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नवी मुंबई पुलिस ने ऑटो रिक्शा चोरी के मामलों को सुलझाने का दावा किया है। नवी मुंबई को यह सफलता 10 फरवरी की रात को उस समय मिली जब पनवेल में रूटीन गश्त के द्वारा पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को देखा जो सीसीटीवी फुटेज में ऑटो रिक्शा चुराते हुए दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह ऑटो रिक्शा में भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ने में कामयाबी मिली। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 36 वर्षीय निसार सत्तार खान के रूप में हुई है। वह बुल्ढाना जिले के मेहकर का रहने वाला है। वह पनवेल के कच्ची मोहल्ला में रहकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पिछले 1 साल में पनवेल, कलम्बोली और कामुठी जैसे क्षेत्रों से 18 ऑटो रिक्शा चुराए थे और उन्हें बुल्ढाना में ले जाकर बेचता था। आरोपी के बुल्ढाना में चोरी किए गए ऑटो को बेचने की बात स्वीकार करने के बाद पुलिस की एक टीम वाहन भेजी गई, जहां से पुलिस ने सभी 18 रिक्शा को बरामद किया। अधिकारियों के अनुसार बरामद किए गए वाहनों की कुल कीमत लगभग 12.45 लाख रुपए है। पुलिस के अनुसार ऑटो रिक्शा की मालिकाना हक का पता भी नहीं चल पाया है, क्योंकि उसके चेसिस और इंजन नंबर मिटा दिए गए थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी अकेला था या उसने इस वाहन चोरी के रैकेट में अन्य लोगों की मदद ली थी। पनवेल शहर पोलीस ठाणे हद्दीतील वाढत्या रिक्षा चोरीच्या घटनांच्या अनुषंगाने
सिनियर पी.आय. ठाकरे यांनी रात्री गस्त वाढवलेली होती. 10 तारखेला या फेब्रुवारी 10ला त्यांच्या पोलीस स्टेशनचे 3 कर्मचारी वाघमारे, वायकर आणि चौधरी हे रात्र गस्त करत असताना एक इसम त्यांना संशयित त्याची हालचाल दिसून आली. तेव्हा त्याच्याकडे त्यांनी चौकशी केली तर त्याचं नाव निसार सत्तार खान असं आढळलं. तो बुलढाण्याचा मेकर इथला राहणार असल्यास त्यांनी सांगितलं आणि पोलिसांना अधिक संशय आला असता कसून त्याच्याकडे तपास केला तेव्हा त्यांनी एक रिक्षा चोरल्याचं सांगितलं. मग त्याला अटक करण्यात आलं. पुन्हा इंट्रोगेशन पनवेल शहर पोलिसांनी केलं तर त्यांनी पनवेल शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून 10 रिक्षा, कळंबोली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून 4, कामोठे पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून 3 अशा 17 रिक्षा चोरल्याचं कबूल केलं. म्हणजे एका या सराईत चोराला पनवेल शहर पोलिसांनी रात्र गस्तीच्या वेळी ताब्यात घेतल्यामुळे 17 गुन्हे उघडकीस आले. आणखी एक रिक्षा मिळाली त्याच्याकडे, पण त्याचं नंबर व्हेरीफाय करून ती कुठून चोरली याची खात्री करून पुढील कारवाई करण्यात येत आहे. या सगळ्या रिक्षा हा आरोपी मेहकरला त्याच्या मूळ गावी जाऊन तिथं विकायचा, तिथं सांगायचं की या स्क्रॅपच्या रिक्षा आहेत आणि मग ते पैसे मिळवायचा. त्याच्यावर काही कर्ज होतं, त्या कर्ज प्रकरणाला कंटाळून हे रिक्षा चोरी में करायचो असं त्याचं सांगणं. कोर्ट के फैसले के बाद 6,500 परिवार होंगे बेघर। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के डोंबिवली में 65 इमारतें होंगी जमींदोज। अगले कुछ दिनों में डोंबिवली में 1-2 नहीं बल्कि करीब 6,500 परिवार बेघर होने वाले हैं। कल्याण डोंबिवली मनपा में फर्जी दस्तावेज जमा कर महारेरा सर्टिफिकेट हासिल करने वाली 65 इमारतें कार्रवाई के घेरे में आ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद डोंबिवली की 65 इमारतें जमींदोज होने जा रही हैं। इनमें डोंबिवली कोपर स्थित साई गैलेक्सी की बिल्डिंग के निवासियों की याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद से वहां के लोग हताश हो गए हैं। लेकिन धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर और कल्याण डोंबिवली मनपा अधिकारी रजिस्ट्रेशन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। रहवासियों का कहना है कि हमने लाखों रुपए का कर्ज लिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हमें घर खरीदने के लिए कर्ज दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया, मनपा को टैक्स का भुगतान किया। वे हमारी इमारतों को अनधिकृत घोषित करके हमें सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ धोखाधड़ी करने वाला बिल्डर खुलेआम घूम रहा है। निवासियों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। कल्याण डोंबिवली मनपा में 65 इमारतों का पता चला है और उन्होंने झूठे दस्तावेज जमा कर महारेरा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। डोंबिवली पूर्व के आयरे रोड से सटे साई गैलेक्सी बिल्डिंग में 160 परिवार रहते हैं, जबकि शेष 65 इमारतें जो अनधिकृत घोषित हो चुकी हैं उनमें 6,500 परिवार रहते हैं। साई गैलेक्सी बिल्डिंग को 2019 में 3 डेवलपर्स द्वारा बनाया गया है। इसके बाद डेवलपर्स द्वारा निवासियों को आधिकारिक दस्तावेज देकर 32 से 34 लाख के बीच मकान बेचे गए हैं। 2023 में निवासियों को पहली बार नोटिस मिला कि ये घर अवैध है। इस बारे में मनपा से पूछताछ करने पर उन्हें ठोस जवाब नहीं दिया गया। लेकिन अब जब इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है तो हम कहां जाएं? यह सवाल निवासियों ने उठाया है। निवासियों ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हम पर ध्यान देना चाहिए। मराठी लोगों का इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है। कुछ महिलाएं अवाक थीं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ निवासियों ने मांग की है कि झूठे दस्तावेज बनाकर लोगों को मकान बेचकर करोड़ों रुपए कमाने वाले बिल्डरों, अधिकारियों और राजनेताओं की संपत्ति असली दिखाई जाए और हमें मुआवजा दिया जाए। इस बीच आखिरी उपाय के तौर पर इन रेजिडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है, लेकिन उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई। अब रहवासियों ने मांग की है कि अगर कार्रवाई करनी है तो करें, लेकिन हमारा भुगतान करें। काय नाव आहे तुमचं? माझं नाव आहे प्रणव पाटील। साई गॅलेक्सी इमारतीमध्ये एकूण किती कुटुंब असतील? एप्रॉक्स एक जर पकडलं तर ABCDमध्ये 160 कुटुंब हे राहतात, कुटुंब राहतात। आज आम्हाला ही नोटीस आली होती 2023मध्ये पहिल्यांदा नोटीस आली होती। त्याच्यानंतर आम्ही त्या नोटीसचा पाठपुरावा करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त साबळे साहेबांकडे गेलो होतो। साबळे साहेबांकडे गेल्यानंतर KDMCच्या ग विभागात गेल्यानंतर त्याने आम्हाला सांगितलं ही साधारण नोटीस आहे आणि या नोटीसच्या नंतर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची नोटीस येणार नाही। तर त्याने आम्हाला अश्युअर केलं होतं आणि आम्ही त्यांना एक त्या नोटीसचा उत्तर म्हणून एक डॉक्युमेंट मागितलं होतं की या नोटीसमध्ये जे डॉक्युमेंट्स हे केलेत, जे नंबर दाखल केलेत ते आम्हाला ते द्यावं। तर त्यांनी त्या गेल्या 2 वर्षात आम्हाला एकही डॉक्युमेंट दिलं नाही। त्याच्यानंतर 2024मध्ये आम्हाला त्यांनी परत पुन्हा एक नोटीस पाठवली डिसेंबर 2024मध्ये। मग आम्ही त्या नोटीसवर जे हे डॉक्युमेंटचे नंबर दिले होते, ते कलम दिले होते, त्याची मागणी केल्यानंतर आम्हाला KDMCकडून अनधिकृत आम्ही
3 वेळा अर्ज केलं होतं. आम्ही एकदा वकिलाकडून पण अर्ज केला होता, पण सही शिक्का न देता त्यांनी अनऑफिशियली आम्हाला डॉक्युमेंट दिले आणि त्या डॉक्युमेंटमध्ये बिल्डरांवर 2018ला त्यांनी एक नोटीस हे केली होती की आम्हाला डॉक्युमेंट सादर करा या बिल्डिंगचे, ही जेव्हा ही अंडर कन्स्ट्रक्शन होती. त्याच्यानंतर 2019मध्ये त्या बिल्डिंगचे डॉक्युमेंट सादर केले नाहीत म्हणून बिल्डरांवर मानपाडा पोलीस स्टेशन येथे कंप्लेंट दाखल झाली होती. त्याच्यानंतर मग 2020ला मी स्वतः रूम घेतले. म्हणजे तेव्हा पण आम्हाला बिल्डरांनी सांगितलं नाही की बाबा या रूमवर असा नोटीस आल्या आहेत किंवा हे केलं आहे. ते आम्हाला न सांगता आम्हाला लिगलाईज दाखवलं, सगळं डॉक्युमेंट होईल. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा सरकारचा फ्रॉड केला आहे तो म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना. आज माझ्या 160 कुटुंबापैकी 100 कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजना मिळाली आहे. मग ती जर आम्ही अनलिगल असेल तर मग ती प्रधानमंत्री आवास योजना आम्हाला कशी लागू झाली? ते सरकारी डॉक्युमेंट, सरकारी दस्तऐवज तपासले गेले का? त्याच्यानंतर आम्ही जेव्हा रूम घेतल्या तेव्हा आम्हाला लोन केले गेले, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून लोन केले. राष्ट्रीयकृत बँकांनी आमच्याकडनं लिगल डॉक्युमेंट चार्जेस जे असतात ते लिगल डॉक्युमेंट चार्जेस आमच्याकडनं घेतले. मग त्या बँकांनी काय डॉक्युमेंट हे घेतले, डॉक्युमेंट काय चेक केले आणि काय डॉक्युमेंटवर त्यांनी आम्हाला लोन दिला? जर अनलिगल तेव्हाच होती मग त्यांनी आम्हाला लोन का केलं? त्याच्यानंतर आता आम्ही गेलो होतो हायकोर्टमध्ये. हायकोर्टचा कालच निर्णय आला की तुमची याचिका फेटाळण्यात येते, तर तुम्ही पुढं याचिका करू शकता. आम्ही नक्कीच पुढं जाऊ, पण आमचं असं म्हणणं आहे की ही बिल्डिंग टिकावी आणि या बिल्डिंग टिकण्यासाठी सगळ्यांना कंपल्शन जर झाला, जर माननीय हायकोर्ट जर हे करत असेल की त्यांच्या निर्णयावर ठाम असेल तर आम्हाला कंपल्शन द्या आणि बिल्डिंग खुशाल तोडू शकता. आम्हाला 160 कुटुंबांना बेघर होऊन देऊ नका. धन्यवाद. कुणबी समाज ये कब से रजिस्ट्रेशन हुआ कि क्या क्या कार्य करते गए हैं, मराठी में बताइए. कुणबी समाजची संघ 104 वर्षाचे संघटना आहे. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि मुंबई 6 जिल्ह्यातील अधिकृत संस्थांमध्ये येत आहे. 1920 साली ते स्थापना झाली. तिचे संस्थापक माळीकरजी आहेत की ते 40 वर्षाचे अध्यक्ष होते. त्याचबरोबर समाज नेते MLA शामरावजी पेठे हे आम्हाला नेते आहे. ते आम्हाला आमच्या याच्यामध्ये मुंबईमध्ये सेंट्रल स्ट्रीटमध्ये मुख्य इमारत आहे 4 मजल्याची, त्याचे डोनर होते वागेश शेठ यांच्या माध्यमातून आज आम्ही गेल्या वर्षी कुणबी समाजची संघटनामधलं विद्यार्थी वसतिगृह उभा केलेलं आहे. त्या ठिकाणी आज 50 ते 60 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. ही जी संस्था आहे ती निवड सामाजिक कामासाठी काम करते. आपण इथे पाहत आहे आमच्या ही शाखा आहे त्या संबंधात कुणबी समाजची संघाच्या शाखा 8 शाखा आहेत आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ठाणे, रायगडमध्ये शाखा आहेत. रत्नागिरीमध्ये 9 तालुके आहेत, 9 तालुक्यामध्ये शाखा आहेत. रायगडमध्ये 15 तालुके आहेत, जवळ 9 शाखा आहेत. अशा शाखाच्या माध्यमातून समाजाचं काम या माध्यमातून चालतं. आणि आपण तुम्ही बघितलं त्या ठिकाणी की आम्ही कुठेतरी कोणाला म्हणे हे करण्यापेक्षा आमच्या या शाखेचे अध्यक्ष आहेत विद्यमान आणि म्हणे आम्ही पिकनिक काढूया. आम्ही सैशनचं पिकनिक काढण्यापेक्षा कोणाचं रक्त देतं, पण रक्ताच्यामुळे आम्हाला आणि रक्त असं आहे आपण कोणाचं जीवन वाचवू शकतो. आम्हाला फिरण्याचं म्हणे आम्ही कधी पण फिरू शकतो, पण रक्तदान हे अत्यंत महत्त्वाचं होणे आमच्या अत्यंत बौद्धिक देशाच्या वतीने आमचे काढत आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सगळं तालुका संबंध जिल्ह्यामध्ये हे 6 जिल्ह्यामध्ये सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्या सामाजिकदृष्ट्या काम क्या खास है, कुछ बताएंगे. आज या ठिकाणी कुणबी समाजाचे संघ शाखा तरुणा बसळाच्या शाखेचे मुंबई शाखेचे अध्यक्ष सन्माननीय यांचा येणाऱ्या 20 तारीखला 50वा वाढदिवस आहे आणि त्यांनी पूर्ण कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं आहे. आणि जे आज सकाळपासून आपलं टोटल टार्गेट 300चं होतं. 300 लोकांनी रक्तदान करायचं. त्याच्यामध्ये आतापर्यंत 200+ आणखी आमची संख्या 250-300च्या आसपास चालू होईल असा अंदाज आहे. त्याच्यामध्ये हे सगळं रक्तदान झाल्यानंतर आयुष्यमान कार्ड आहेत, शिवाय ज्यांची बॉडी चेकअप आहे त्यांचे बॉडी चेकअप केलेलं आहे. अशा प्रकारे आज दिवसभरामध्ये आमचं हे सगळं नियोजन चाललं आहे. आमच्या सगळ्या टीमने सकाळी 8 वाजल्यापासून ही सगळी मेहनत घेतोय. त्याचप्रमाणे कृत्रिम हवय जे ज्यांना हात पाय किंवा व्हीलचेअर वगैरे ह्या वस्तू नाहीत त्यांना आपण या संस्थेच्या मार्फत आणि कुणबी ट्रस्टच्या मार्फत आपण देतोय. असं सर्व आजचं नियोजन आहे. में जवाब दीजिएगा. एक भव्य रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है,
किस तरीके का कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। आपण मागे बघत असाल की जी संघटना आमची आहे याला 103 वर्ष पूर्ण झालेली संघटना आहे। कुणबी समाज संघ शाखा तालुका म्हसळा याच्या विद्यमानाने हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। या ठिकाणी 4 विभाग, त्याचबरोबर युवक मंडळ, क्रीडा मंडळ आणि महिला मंडळाच्या सहयोगाने हा कार्यक्रम भव्य दिव्य रक्तदान शिबिर। माझं नाव महेंद्र विठ्ठल टिकरी, मी शाखेचा अध्यक्ष आहे आणि त्या 50व्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी आमच्या संपूर्ण टीमने हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्याच्यामध्ये रक्तदान शिबिर आयोजन केलेलं आहे। त्याचबरोबर आयुष्मान कार्ड जो आपल्या आरोग्यासाठी उपयोगी पडतो असं आयुष्मान कार्ड मोफत देण्यात आलेलं आहे। इथे प्रत्येक रक्तदात्याला आपण एक बॅग मोफत देत आहोत। त्याचबरोबर बॉडी चेकअप खाली जर पाहिलं असेल तर तिथे बॉडी चेकअप, आयुष्मान कार्ड आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अपंग जे बांधव आहेत, ज्यांना हातपाय नाहीत किंवा त्यांना वॉकरची गरज आहे, त्यांना कुंड्याची गरज आहे, त्यांना व्हीलचेअरची गरज आहे किंवा त्यांना कृत्रिम हातपायची गरज आहे, ज्यांना हातपाय जो नाही त्यांचीसुद्धा व्यवस्था त्या ठिकाणी खाली आपण कुणबी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या मार्फत आपण त्या ठिकाणी व्यवस्था केलेली आहे। कितने लोगों का अब तक रक्तदान हो चुका है? अभी आत्तापर्यंत अंदाजे 200च्या वरच रक्तदाते या ठिकाणी उपस्थित राहून गेलेले आहेत। मला असं वाटतं अंदाजे 260 ते 270 रक्तदाते या ठिकाणी रक्त देतील अशी माझी अपेक्षा आहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।